मेरा नाम अनुषा है। आज हमारे घर में खुशियों का माहौल छाया हुआ था। मेरे ससुर जी खुशी खुशी घर की सजावट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी समय के बाद घर में खुशी का माहौल आया था। क्योंकि मेरे देवर की शादी थी। मैं इस घर की लाडली बहू थी। वैसे तो मैं इस घर की सबसे लाडली थी, मगर एक इंसान था जिसकी मैं अब लाडली नहीं रही थी, जो मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। न जाने उसे क्या हो गया था। इस दौरान भी वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसके छोटे भाई की शादी थी, फिर भी वो अपनी तैयारी में ही बिजी था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी को भी शादी की शॉपिंग करनी है या नहीं। उसने तो मुझे एक तिनका तक लाकर नहीं दिया था। मेरे पति को ऐसा भी क्या हो गया था, इस बात को सोच सोच कर तो मैं खुद भी परेशान थी। फिलहाल अब मुझे अपना मूड ठीक करना था और अपने देवर की शादी एंजॉय करनी थी। मेरी 2 नंदे और एक देवर था। देवर की अब शादी होने जा रही थी। बड़ी नंद की शादी पहले हो चुकी थी और मेरे पति की शादी को भी 3 साल गुजर गए थे। हम दोनों पति पत्नी के बीच आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अभी पिछले 3 महीने से न जाने हम दोनों के रिश्ते को किसकी नज़र लग गई थी। मैं घर के सारे काम कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान अपने पति की तरफ ही पड़ा हुआ था। जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपका पति किसी दूसरे रास्ते पर चल रहा है और आपसे दूर होता जा रहा है, तो शायद औरत को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि एक औरत अपना सब कुछ छोड़कर जब अपनी ससुराल आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए आती है। और अगर उसका पति ही उसका अपना न रहे, तो फिर उसके लिए दुनिया का ऐशो आराम कुछ भी नहीं है। अभी मैं खड़ी हुई ये सब सोच ही रही थी, जब मेरी सास ने आकर मुझे हिलाया और कहने लगी कि बहू, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, मेहमान आना शुरू होने वाले हैं। आज मेरे देवर की हल्दी थी और मैं बेहद खुश थी। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। मैं मामूली सी शक्ल वाली थी। मेरी सास ने मुझे अपने बेटे के लिए मेरी शक्ल देखकर पसंद नहीं किया था। वो मेरे गुणों की दीवानी हो गई थी। उन्हें संस्कारी लड़की की ज़रूरत थी। वो चाहती थी कि उनके घर में कोई ऐसी लड़की बहू बनकर आए जो उनकी और उनके बेटे की सेवा करे, उनकी गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाले। और जिस दिन से मैं इस घर में आई थी, इस घर की हर एक जिम्मेदारी को मैंने अपने ज़िम्मे ले लिया था। मेरे सारे ही घर वालों को मुझसे बहुत उम्मीद थी, और शादी के बाद जब मैं इस घर में आई तो मैंने उन सबकी उम्मीदों को पूरा कर दिया था। मुझे भी इस घर में सबने बहुत प्यार दिया था। 3 साल होने को आ गए थे, मगर मैं कभी भी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी। मैं एक संस्कारी लड़की की तरह अपने ससुराल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत खुश रहते थे। सभी लोग मेरी बहुत तारीफ़ किया करते थे। अब बारी आई थी मेरे देवर की शादी की। मेरे देवर के लिए भी मेरी सास ऐसा ही रिश्ता तलाश कर रही थी। वो चाहती थी कि जैसे उनकी बड़ी बहू है, ऐसी ही उनकी छोटी बहू भी आए, जो घर को ससुराल नहीं बल्कि अपना घर समझकर यहाँ पर रहे। अब जहाँ पर मेरे देवर का रिश्ता लगा था, वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे और शरीफ लोग थे। वो खुद भी बहुत संस्कारी थी। मेरी सास को उससे भी यही उम्मीद थी कि वो मेरी ही तरह इस घर को चलाएगी। मेरे देवर से जब मेरी सास ने उसकी मर्ज़ी के बारे में पूछा था, तो मेरे देवर ने कहा था कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं है। इस बात से तो मेरी सास और भी ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि आज के ज़माने में लड़के लड़कियां ज़्यादातर अपनी मर्ज़ी की शादी करना पसंद करते हैं। इसलिए देवर की पसंद पूछना भी बहुत ज़रूरी था। उन्होंने अपने पेरेंट्स को फुल छूट दे दी थी कि वो उनके लिए जैसी लड़की पसंद करेंगे, वो उसके मुताबिक ही शादी कर लेंगे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होगा। मेरी सास ने मेरे देवर के लिए लड़की तो बहुत अच्छी ढूंढी थी। मेरे देवर का नाम प्रकाश और मेरे पति का नाम चिराग था, मगर मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि ना तो मेरे पति का मूड ठीक था और ना ही प्रकाश का। प्रकाश खोया खोया सा रहता था। वैसे तो वो बहुत खुश रहता था, मगर उसने ना तो अपनी शादी की शॉपिंग अपनी मर्जी के मुताबिक की थी और ना ही वो अपनी शादी के कामों में कोई इंटरेस्ट ले रहा था। जबकि उसकी मीनल के साथ एंगेजमेंट हुई थी, तब तो वो बहुत खुश था, हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। एंगेजमेंट का फंक्शन भी उसने बहुत अच्छे से अटेंड किया था और उसमें वो बहुत खुश लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसकी शादी के दिन करीब आ रहे थे, उसका मूड बदलता जा रहा था। फिलहाल प्रकाश की हल्दी की रस्म का समय आ गया था। सारे मेहमान भी हमारे घर में आने लगे थे। रात के समय प्रकाश की हल्दी की रस्म हुई तो वो बहुत खुश था। उधर लड़की वाले भी अपने घर में लड़की की हल्दी और मेहंदी की रस्म कर रहे थे। फिर संगीत की रस्म की गई। घर में खूब शोर शराबा हुआ और उसके बाद बारात ले जाने का दिन भी आ गया था। मैं अपने कमरे में बैठी तैयार हो रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरा पति आए और मेरी तारीफ़ करे।
मैंने देखा कि चिराग जैसे ही कमरे के अंदर आए तो फौरन बाथरूम में चले गए थे। मैं उनका बाथरूम से निकलने का इंतज़ार कर रही थी ताकि अगर मुझे तैयार होने में कोई कमी रह गई हो तो वो कमी मेरे पति के कहने से पूरी हो जाए। लेकिन जैसे ही मेरे पति बाथरूम से नहाकर निकले तो वो अपनी तैयारी में इतने बिजी हो गए थे कि उन्होंने मुझे नज़र उठाकर देखना भी गवारा नहीं समझा। ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं अपने पति के बराबर में जाकर खड़ी हो गई। आईने के सामने देखते हुए उनसे कहने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। उन्होंने शीशे में ही मुझे देख लिया था और कहने लगे कि अच्छी लग रही हो, अब मुझे तैयार होने दो क्योंकि बारात जाने में लेट हो रहा है। पापा तुम्हारा भी कई बार पूछ चुके हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बारात लेकर जल्दी निकलना होगा। मैंने अपनी आंखों में आंसू भरकर उनसे कहा, एक नज़र मुझे देख तो लीजिए। मेरे पति ने फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मुझे देखा और कहने लगे कि बहुत अच्छी लग रही हो। ये कहकर कि वो अपनी तैयारी में बिजी हो गए, जबकि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ऐसा वो पहली बार नहीं कर रहे थे, बल्कि पिछले 3 महीने से उनका मेरे साथ यही रिएक्शन था। मैं कमरे से बाहर निकल आई थी, सब लोग तैयार हो गए थे और अब बारात जाने की तैयारी हो रही थी। जब हम लोग बारात लेकर पहुंचे तो मंडप में दूल्हा दुल्हन को भी बिठा दिया गया था और उनके साथ शादी की रस्में शुरू ही होने वाली थी जब मेरा देवर प्रकाश झट से खड़ा हो गया और कहने लगा, मम्मी पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम सब लोगों ने उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा कि मुझे ये शादी नहीं करनी। उसकी बात सुनकर हम सब लोग दंग रह गए थे। मेरे ससुर ने उसे बहुत डांटा और उससे कहा, इस समय भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है, जबकि मेरी सास ने भी उसे बैठने का इशारा दिया था, मगर वो तो जोर से कहने लगा कि उसे ये शादी नहीं करनी। उसकी बात सुनकर तो हम लोग जैसे एक तरह से सदमे में आ गए थे कि आखिर वो क्या कह रहा है। यहाँ हम लोग बारात लेकर आ चुके हैं और वो हम सब की बेइज्जती कराने पर तुला हुआ है। वो इस शादी से इनकार कर रहा है। उसकी होने वाली दुल्हन उसके बराबर में बैठी हुई थी और वो उसे ठुकराने की बातें कर रहा था। वहाँ पर मौजूद सारे मेहमान भी हैरानी से दूल्हे को देख रहे थे, जबकि ये बातें सुनकर दुल्हन की भी आंखों में आंसू आ गए थे। मीनल भी उठकर खड़ी हो गई थी। उसने प्रकाश से कहा कि प्रकाश तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम क्या कह रहे हो। प्रकाश कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता मीनल, दरअसल मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। ये बात सुनकर तो मीनल ने रोना शुरू कर दिया था। उसने झट से प्रकाश का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगी, अगर ऐसा ही था तो तुमने मेरे साथ एंगेजमेंट क्यों की? पहले तुमने ये सब कुछ क्यों नहीं कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? क्या आज सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करने के लिए आए हो? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो तुम बारात लेकर यहाँ पर क्यों आए? क्यों यहाँ पर हंगामा क्रिएट करना चाहते हो? वहाँ पर मौजूद सारे ही लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मीनल के मम्मी पापा भी प्रकाश को बुरा भला कह रहे थे, जबकि सारे लोगों के सामने मेरे सास ससुर की बहुत बेइज्जती हो रही थी। उसके पेरेंट्स उनसे कह रहे थे कि ये आपका बेटा क्या कह रहा है, ज़रा अपने बेटे को समझाइए। मगर प्रकाश था कि किसी की भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। ना जाने वो कौन सी लड़की थी जिसके बारे में वो बात कर रहा था। अब मुझे समझ आया था कि इतने दिनों से प्रकाश का मूड क्यों ख़राब था। वो अगर किसी और लड़की को चाहता था तो पहले भी तो ये बात बता सकता था ना। उसे इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पर उसने मीनल की भी बेइज्जती कर दी थी और अपने माता पिता की भी। प्रकाश को सबने लाख समझाया था, लेकिन वो तो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। फिर मजबूरन हमें मीनल के घर से बारात वापस लेकर आनी पड़ी थी और उसके घर वालों से माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी, जिस पर हम सब लोग बेहद शर्मिंदा हो रहे थे। मीनल का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और वो प्रकाश को बद्दुआएं दे रही थी। जो घर खुशियों से सजा हुआ था उस घर में अब वीरानी सी छा गई थी, एक ऐसी वीरानी जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। बारात के साथ साथ हमें दुल्हन को भी लेकर आना था, मगर हम लोग वहाँ से खाली हाथी वापस आ गए थे। मेरे सास ससुर भी अपने बेटे की जिद के आगे कुछ नहीं कर सके थे। जवान बेटा था, कोई गलत कदम भी उठा सकता था, इसलिए उसने जैसे जिद की उन्होंने मान लिया। यहाँ पर उनकी बहुत बेइज्जती तो हुई थी। इज्जत बेइज्जती के बारे में तो प्रकाश को भी सोचना चाहिए था, मगर उसने कुछ न सोचा। घर वाले जब सब घर आ गए तो बहुत हंगामा हुआ था। प्रकाश से सब लोग बार बार सवाल कर रहे थे कि आखिर वो कौन सी लड़की है जिससे तुम शादी करना चाहते हो और जिसकी वजह से तुमने आज ये सब कुछ किया। प्रकाश ने बताया कि उसकी एक दोस्त है भूमि, वो उससे शादी करना चाहता है। वो बेहद खूबसूरत है, अगर भूमि उसे ना मिली तो वो मर जाएगा
और भूमि के बिना वो अधूरा है। अब ये भूमि कौन थी? पिछले 6 महीने पहले जब उसका रिश्ता तय हुआ था तब तो उसने किसी भूमि का जिक्र नहीं किया था, जबकि उससे पूछा भी गया था कि तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो बता दो, मगर उसने साफ इनकार कर दिया था। यही बात जब मेरी सास ने उससे कही तो उसने कहा कि उस समय भूमि से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। 2 महीने पहले उसकी मुलाकात भूमि से हुई और इन 2 महीने में ही उसे भूमि से बहुत सच्ची वाली मोहब्बत हो गई। वो भूमि के बिना नहीं रह सकता। मेरे पति ने भी प्रकाश को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो किसी की नहीं सुन रहा था। अब तो हम बारात वापस भी ला चुके थे। मेरे ससुर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चाहते थे कि वो प्रकाश को घर से बाहर निकाल दें, मगर ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि मेरे ससुर ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना सारा बिजनेस अपने छोटे बेटे के नाम कर दिया था। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उन्होंने अपना सारा बिजनेस अपने छोटे बेटे प्रकाश के नाम कर दिया था, ना कि मेरे पति के नाम। कहने को तो दोनों ही उनके बेटे थे। वो चाहते तो दोनों बेटों को ही अपने बिजनेस का हिस्सेदार बना सकते थे, मगर उन्होंने मेरे पति को अपने ही कपड़े के शोरूम में नौकर बनाकर रखा हुआ था, जबकि उस शोरूम के मालिक तो वो खुद थे। मेरे पति अपने पिता की इसी हरकत से उनसे नाराज रहते थे। गलत मेरे ससुर जी भी नहीं थे और गलत मेरे पति भी नहीं थे। मेरे ससुर जी का शुरू से ही यही कहना था कि वो अपने बड़े बेटे को खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे और उन्हें कामयाब इंसान बनाना चाहते थे। उन्होंने मेरे पति पर अब तक काफ़ी सारा पैसा लगाया था, मगर मेरे पति ने शुरू से ही अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपने दोस्तों के हवाले कर दी। वो हर तरह से बिगड़ गए थे। दोस्तों के साथ अय्याशियाँ करना, शराब पीना और गलत जगह पैसा बर्बाद करना उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था। लेकिन मेरा देवर शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बल्कि वो तो यूरोप से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आया था और वो बहुत ही संस्कारी और समझदार भी था। मेरे ससुर ने काफ़ी चाहा कि चिराग उनके बिजनेस में इंटरेस्ट ले, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाए, मगर चिराग ने कभी अपने पिता के काम को अहमियत नहीं दी। मेरे ससुर का कारोबार काफ़ी अच्छी तरह से फैला हुआ था। उनके कपड़े का बड़ा सा शोरूम भी था जिस पर वो खुद बैठा करते थे, और जब मेरा देवर कामयाब हुआ तो उन्होंने अपना कपड़े वाला नया बिजनेस अपने छोटे बेटे प्रकाश के नाम कर दिया। मेरे पति को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था कि उनको भी बिजनेस में कोई हिस्सा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने कामयाब होते हुए बेटे को अपना सारा बिजनेस सौंप दिया। और मेरे पति, जो कि अभी भी अपने पापा के कपड़े के शोरूम में नौकर की हैसियत से काम कर रहे हैं, अब जब मेरे पति की शादी हो गई और उन्हें धीरे धीरे जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा, तब उन्हें पता चला कि पिता का बिजनेस उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, जिनकी उन्होंने वक्त रहते अहमियत नहीं की। अब जब वो कामयाब होना चाहते थे तो वो बिजनेस उनके पास नहीं था। अभी भी वो अपने पिता के शोरूम में नौकरी किया करते थे। इस बात पर मेरे पति को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, और मेरा देवर था कि उसने इतना बड़ा धोखा दिया था कि अब वो शादी करने के लिए इनकार कर रहा था। न जाने ये भूमि कौन सी और कैसे ख़ानदान की थी। सब लोग नाराज़ होकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। मैं भी अपने पति के साथ कमरे में आ गई थी और हम लोग सोने के लिए लेट गए थे। उस रात किसी को भी टेंशन की वजह से नींद नहीं आई थी। घर की सारी सजावट और रौनकें धरी की धरी रह गई थी। अगले दिन हम सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी हमने नोटिस किया कि हमारे साथ प्रकाश मौजूद नहीं है। पापा को गुस्सा आ रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि उसे यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उसका नाश्ता उसके कमरे में पहुँचा दिया जाए। पापा की बात सुनने के बाद हम लोग दोबारा से नाश्ता करने में बिजी हो गए थे, जब हमने घर के दरवाजे से प्रकाश को आते हुए देखा। इस बार वो घर के अंदर अकेला दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि उसके साथ एक लड़की मौजूद थी और उन दोनों के गले में वरमाला थी। उन दोनों को इस हालत में देखकर हम लोग खड़े हो गए थे और हमने अपना नाश्ता भी छोड़ दिया था, जबकि हम सब लोगों को एक ज़ोरदार झटका लगा था। प्रकाश अपनी नज़रें झुकाता हुआ हमारे करीब आया और उसने उस लड़की से हम सब लोगों को मिलवाया। उसने कहा कि मैं जिस लड़की की आपसे बात कर रहा था, ये वही लड़की है। इसका नाम भूमि है और मैंने इससे शादी कर ली है। ये बात सुनकर तो जैसे हम सब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कल जिस लड़की की खातिर इस लड़के ने अपनी शादी से इनकार किया था, आज सुबह सुबह वो इसी लड़की से शादी करके इसे अपनी पत्नी बनाकर घर के अंदर दाखिल हो गया था। और वो लड़की भी बड़ी खामोश खड़ी हुई थी। उसने आगे बढ़कर मेरे ससुर जी के पैर छुए तो मेरे ससुर जी पीछे हो गए थे, जबकि मेरी सास ने उसे आशीर्वाद दे दिया था। मेरे ससुर बहुत नाराज़ हो रहे थे और उन्होंने प्रकाश से अपनी नज़रों के सामने से हटने के लिए कहा था,
मगर मेरी सास ने उन्हें समझाया और उनसे कहा कि अब तो हमारा बेटा शादी करके इस लड़की को घर ले आया, जो होना था सो हो गया। अब आपको अपना दिल बड़ा करना चाहिए, बेटे को माफ़ कर देना चाहिए और बहू को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता। मगर मेरे ससुर इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो प्रकाश को घर से बाहर निकलने के लिए कहा था। लेकिन वो इस घर से कैसे जा सकता था? वो इस घर का बेटा था। हम सब लोगों ने मिलकर ससुर जी को बहुत समझाया था। वो अभी भी गुस्सा थे और उनका गुस्सा होना ठीक था। प्रकाश ने भी तो सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। फिलहाल भूमि को उसके कमरे में भेज दिया गया था। काफ़ी देर तक हमारे घर में हंगामा चलता रहा। अब जो भी हुआ था, प्रकाश ने सबसे अपने किए की माफ़ी मांग ली थी। वैसे तो भूमि देखने में काफ़ी सुंदर थी, सुशील और संस्कारी भी नज़र आ रही थी। बाकी उसका नेचर और बिहेवियर किस तरह का था, ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता था। लेकिन प्रकाश ने हमें भरोसा दिलाया था कि वो बहुत अच्छी है। मगर ना जाने क्यों मैं नोटिस कर रही थी कि भूमि के आ जाने से मेरे पति मुझे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। ऐसा शायद सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनके भाई को उसकी मोहब्बत मिल गई थी, या फिर कोई और बात थी। फिलहाल मैं घर के कामों में बिजी थी, साथ ही साथ मुझे भूमि का भी ख्याल रखना पड़ता था। मेरी एक नंद थी जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी। उसका नाम विद्या था। विद्या वैसे तो अभी पढ़ाई कर रही थी, घर के कामों में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कभी कभी वो एक दो काम किचन में जाकर कर लिया करती थी। अब उसने अपनी नई भाभी के साथ उठना बैठना ज़्यादा शुरू कर दिया था। धीरे धीरे भूमि हमारे घर के माहौल में घुलती चली जा रही थी। हम सब लोग उसे पसंद करने लगे थे। हालांकि पापा अभी भी प्रकाश से नाराज़ थे। उधर घर के माहौल में प्रकाश की शादी के बाद बहुत बदलाव आ गया था। उसकी पत्नी एक दिन मेरे पास किचन में आई। वैसे तो हम लोगों को उसका बिहेवियर बहुत पसंद आया था, मगर उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वो ये थी कि वो अपनी मर्जी की मालिक थी। जब मन करता सोकर उठती थी, जब मन करता अपने कमरे में चली जाती थी। प्रकाश भी ज़्यादातर अपनी पत्नी के साथ ही कमरे में रहता था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए तो प्रकाश ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उधर मेरे पति और ससुर जी भी दुकान पर जाने लगे थे। मेरी सास ने भी भूमि को दिल से एक्सेप्ट कर लिया था, उसमें कोई बुराई नहीं थी। कुछ दिन गुजरे तो प्रकाश ने बताया कि उसे काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। वो वहाँ पर लगभग 2 दिन तक रहेगा, इसलिए उसकी पत्नी का ख्याल रखा जाए। मैंने उसे भरोसा दिलाया था कि भूमि का बहुत ख्याल रखा जाएगा, तुम आराम से चले जाओ। मेरा देवर जा चुका था। रात का टाइम हुआ तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि बहू, तुम भूमि के कमरे में सो जाना, रात को वो बेचारी अकेली रहेगी। मगर भूमि ने इस बात से इनकार कर दिया। हालांकि मैं देख रही थी कि मेरे पति भी इस बात से इनकार कर रहे थे कि तुम अपने कमरे में ही सो जाओ, भूमि को अकेला रहने दो। भला ये उसका अपना घर है और अब प्रकाश का आना जाना तो काम काज के लिए लगा ही रहेगा। ऐसे तुम कब तक उसके कमरे में सोती रहोगी? अब भूमि को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए मैं अपने कमरे में आकर सो गई थी। रात के लगभग 3:30 बज रहे थे जब अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मेरे पति बिस्तर पर मौजूद नहीं है। मैं घबराई कि इस समय वो आखिर कहाँ चले गए। मैं अपने पति को कमरे के अंदर तलाश करने लगी, मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आए। तो फिर मैं कमरे से बाहर निकलकर उन्हें ढूंढने लगी। मैंने देखा कि अचानक मेरे पीछे चिराग खड़े हुए थे। मैं उन्हें देखकर घबरा गई। मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ चले गए थे? तो वो कहने लगे कि नहीं, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आई थी, उस पर बात करने के लिए गया था। कमरे में बात करता तो तुम्हारी नींद खराब हो जाती। मैंने कहा, मगर इतनी रात को कॉल? तो वो कहने लगे कि हाँ, एक कस्टमर की कॉल थी, सुबह तक उसे एक साड़ी चाहिए थी। मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया था, मगर जैसे ही मैं कमरे के अंदर आई, मेरी नज़र तकिए के पास रखे उनके मोबाइल पर पड़ी थी। ये मोबाइल मेरे पति का था, जबकि वो तो मेरे पीछे पीछे कमरे के अंदर दाखिल हो रहे थे। मैंने इस बात पर कुछ नहीं कहा था और मैं खामोशी से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई थी। सारी रात मुझे इसी टेंशन में नींद नहीं आई थी कि मेरे पति ने मुझसे झूठ क्यों बोला। आखिर वो कमरे से निकलकर रात के इस समय कहाँ गए थे? दिन निकला तो मेरे पति दुकान के लिए चले गए थे। सुबह के 11 बज रहे थे और मेरी देवरानी अभी तक सोई हुई थी। हमारे यहाँ सब लोग सुबह के 7 बजे तक जाग जाते थे, लेकिन भूमि ने अभी तक अपना रूटीन नहीं बदला था। मैं उसके कमरे में नाश्ता लेकर चली गई। मैंने उसे आवाज़ लगाई तो वो मेरी एक ही आवाज़ पर जाग गई थी। मैंने उससे कहा कि उठ जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता कर लो। मेरी देवरानी बिस्तर से उतरकर मुझे थैंक यू भाभी कहती हुई बाथरूम की तरफ चली गई थी। मैं साइड टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखकर कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा ही रही थी जब अचानक मेरी नज़र ज़मीन पर पड़े हुए बटन पर पड़ी।
मैंने उस बटन को उठाया तो ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि ये बटन तो मेरे पति के उस कुर्ते का बटन था जो उन्होंने रात पहना हुआ था। मैं झट से अपने बाथरूम में आई जहाँ पर मेरे पति का रात वाला कुर्ता पड़ा हुआ था। मैंने उस कुर्ते से बटन को मैच किया तो ये बटन इसी कुर्ते का था। इसका मतलब मेरे पति रात के समय भूमि के कमरे में गए थे। मुझे इस बात से बेहद अफसोस हुआ था और मेरा दिमाग ना जाने क्या क्या सोचने पर मजबूर हो रहा था। आखिर रात के इस समय मेरे पति का भूमि के कमरे में जाने का क्या मतलब बनता था। फिलहाल मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। दोपहर का टाइम था जब मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी। भूमि किचन में आई और मुझसे कहने लगी कि भाभी क्या बना रही हो। फिर मैंने उसे बताया कि अरहर की दाल चावल और सब्जी बन रही है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें क्या पसंद है, तो उसने मुझे बताया कि उसे गोभी के पराठे बहुत पसंद है। फिर मैंने बातों ही बातों में उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। न जाने क्यों इस सवाल पर वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी सोच सोच कर मुझे जवाब क्यों दे रही हो। वो घबरा गई और कहने लगी कि दरअसल जब से मेरी प्रकाश के साथ शादी हुई है मेरे माता पिता ने मुझसे सारे संबंध ख़त्म कर दिए हैं। मैंने कहा, जब यहाँ के सब लोगों ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी अब सारी बातें ख़त्म कर देनी चाहिए। आखिरकार तुम अच्छे परिवार में आ गई हो, किसी गलत जगह तो तुमने शादी नहीं की है ना। तुम्हारे घर में कौन कौन है। इस बात पर उसने बताया कि उसके माता पिता हैं और 2 छोटी बहनें हैं। उसका कोई भाई भी नहीं है। उसी समय मेरी सास आ गई और फिर उन्होंने भूमि से कहा कि तुम भी घर के कामकाज किया करो और अपनी जेठानी के साथ काम में हाथ बटाया करो। मेरी देवरानी ने उनसे जी मम्मी जी कहा और वो मेरे साथ किचन में खाना बनाने लग गई थी, मगर उससे कोई भी काम नहीं आता था और वो हर काम मुझसे पूछ पूछ कर रही थी। शाम को जब मेरे पति घर आए थे मैंने देखा कि वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैंने कहा, क्या हुआ, आजकल आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आने लगे हैं। मैं ये बात अपने पति के करीब जाकर कह रही थी। मैंने उनके कंधे पर अपना हाथ रख लिया था और उन्होंने झट से अपने कंधे से मेरा हाथ हटाया और कहने लगे कि मुझे कुछ काम है, मैं अभी किसी काम से जा रहा हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए थे। मैं भी कमरे से बाहर निकल गई थी। फिर मुझे याद आया कि मैं तो छत पर कपड़े भूल आई हूँ। मैंने नौकरानी को देखा तो वो किचन में किसी काम में बिजी है, तो मैं खुद ही छत से कपड़े लेने के लिए चली गई थी। अभी शाम के लगभग 5 बज रहे थे और मैं छत पर जैसे ही गई तो मुझे लगा कि जैसे छत पर कोई है, मगर जब मैं छत की दूसरी साइड पर गई तो अचानक मेरे सामने मेरे पति आ गए। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ छत पर क्या कर रहे हो, जबकि आपने तो मुझसे कहा था कि आप किसी काम से जा रहे हो। मेरे पति कहने लगे कि हाँ, दरअसल वो मुझे छत पर ही पतंग उड़ानी थी, इसलिए मैं यहाँ आया था। तुम यहाँ किस लिए आई हो। मैंने कहा कि मैं तो कपड़े लेने के लिए आई हूँ। मेरे पति मुझसे कहने लगे कि चलो मैं तुम्हारी कपड़े लेने में मदद कर देता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, आपको मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। न जाने क्यों मुझे उस समय अपने पति का बिहेवियर बहुत बदला हुआ लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे छत के किनारे की तरफ जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि कपड़े उधर की तरफ ही फैले हुए थे और वो मुझे बार बार उधर जाने से रोक रहे थे। मैं इस बात को शायद समझ न सकी थी। तभी मेरे पति ने मुझे उधर की साइड से सारे कपड़े खुद ही लाकर दे दिए थे और मुझे जाने के लिए कहा था। कहने लगे कि मैं यहाँ अपने कुछ दोस्तों को बुलाने वाला हूँ, हम सब मिलकर पतंग उड़ाएंगे। उनके सामने तुम्हारा आना ठीक नहीं रहेगा, तुम जल्दी से नीचे चली जाओ। अपने पति के कहने के मुताबिक मैं नीचे आ गई थी, लेकिन जैसे ही मेरा सामना मेरी नंद से हुआ तो वो कहने लगी कि भाभी क्या हुआ, आपके साथ भूमि भाभी नहीं आई। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा कि भूमि कहाँ है, तो उसने मुझे बताया कि भूमि भाभी भी तो छत पर ही गई हैं। मैंने उनको छत पर जाते हुए देखा था। मुझे लगा शायद आप उनके पीछे पीछे छत पर गई हो। मैंने कहा मगर वो तो छत पर नहीं है। मेरी नंद कहने लगी कि नहीं भाभी, वो आपसे पहले छत पर गई हैं। अपनी नंद की बात सुनकर मुझे ना जाने क्यों किसी गड़बड़ी का एहसास हो रहा था। मुझे तो भूमि छत पर कहीं भी नज़र नहीं आई थी, जबकि छत पर तो मेरे पति थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो किसी काम से जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति और मेरी देवरानी मिलकर कोई खेल रचा रहे हैं। वैसे तो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मगर मैं ये सब सोचने पर मजबूर हो रही थी, क्योंकि उस दिन मेरी देवरानी के कमरे में मेरे पति के कुर्ते का बटन मिलना और मेरे पति का मुझे एक कॉल को लेकर झूठ बोलना, यहाँ तक कि जिस दिन से मेरी देवरानी इस घर में आई थी मेरे पति घर में बहुत ज़्यादा रुकने लगे थे। वरना पहले तो वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे और मुझे वो पहले से ज़्यादा खुश नज़र आने लगे थे।
मगर मेरा दिमाग ये सब सोच सोच कर बहुत घूम रहा था। मुझे चाहिए था कि अब मुझे अपनी देवरानी पर नज़र रखनी थी और मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ मैंने अपने पति पर भी नज़र रखनी शुरू कर दी थी। आज की रात में सोई नहीं थी, बस करवट लेकर और आंखें बंद करके लेटी हुई थी। रात के लगभग 3 बजे का समय था जब मेरे पति धीरे धीरे बिस्तर से उठने लगे। न जाने वो कहाँ जा रहे थे। वो कमरे से उठे और कमरे से बाहर चले गए थे। मैं भी धीमे धीमे उठी और ये देखने कमरे से बाहर चली गई कि आखिर वो जाते कहाँ पर हैं। मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने अपने पति को अपनी देवरानी के कमरे के अंदर जाते हुए देखा तो मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा था कि आखिर ये इस समय इसके कमरे में क्यों जा रहे हैं। मैं आगे बढ़ना चाहती थी और देखना चाहती थी कि आखिर ये दोनों कमरे के अंदर क्या करते हैं। मैं चाहती तो उन दोनों को उसी समय रंगे हाथों पकड़ सकती थी, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। पहले ही वो अपने घर वालों की नज़रों में काफ़ी गिर चुके थे। मैं उनको और नहीं गिराना चाहती थी, लेकिन गुस्सा तो मुझे अपनी देवरानी पर आ रहा था। मैं उल्टे पैरों वापस अपने कमरे में आ गई थी और बहुत रोई थी। अब जैसे जैसे मैं अपने पति और अपनी देवरानी पर नज़र रखती, मुझे उनकी हकीकत के बारे में पता चलता जा रहा था। अब मुझे अपने पति के बिहेवियर के बदलाव का पता चला था। मुझे अपने देवर के घर आने का इंतज़ार था। मैंने सोचा था कि जब वो यहाँ आएंगे तो मैं उसे उसकी पत्नी के बारे में बता दूंगी कि वो अपने जेठ पर नज़र डाल रही है, ताकि इस तरह मेरा देवर अपना भी घर बचा सके और मेरा भी, क्योंकि ये काम समझदारी से और खामोशी से ही हो सकता था। तभी हम दोनों का घर बन सकता था। अगर घर में ये बात किसी को पता चल गई तो इस घर में ना तो मेरे पति की इज्जत रहती और ना ही मेरी देवरानी की। अगले दिन मैंने अपने पति को किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना था। वो किसी से कह रहे थे कि अब की बार बहुत जल्द ही ये काम हो जाएगा और फिर हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। ये तो मैं समझ नहीं पाई थी कि वो किससे बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात थी जिसे सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मेरे पति ने फ़ोन पर बात करने वाले इंसान से कहा था कि अब वो यहाँ कभी दोबारा वापस नहीं आना चाहिए। उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करना, और हाँ, याद रखना कि जब मैं तुम्हें कॉल करूँ तभी उसकी जान जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम उसे कुछ दिन तक तड़पाना चाहते हैं। ये बात सुनकर तो मैं खुद पर काबू न रख सकी थी। आखिर मेरे पति किसकी जान जाने की बात कर रहे थे। जैसे ही मैं अपने पति के करीब गई तो मेरे पति ने चौंक कर मुझे देखा और उन्होंने घबराकर फ़ोन बंद कर दिया था। वो मुझसे कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने कहा कि आप किससे बात कर रहे हो और किसकी जान जाने की बात हो रही है। मेरे पति कहने लगे कि नहीं नहीं, किसी की जान जाने की बात नहीं हो रही, बस मैं काम के सिलसिले में किसी से कुछ बात कर रहा था। तुम्हें तो इस समय किचन में होना चाहिए था, तुम तो जल्दी ही खाना बनाने में लग जाती हो। मैंने कहा आप सही कह रहे हो। मैंने सोचा आज मैं आपकी पसंद का खाना बना लेती हूँ, इसीलिए आपसे पूछने के लिए आई थी। मेरे पति ने कहा कि आज मैं बाहर खाना खाऊंगा अपने दोस्तों के साथ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि आखिर आपको हो क्या गया है, कितना समय हो गया, आप ना तो मेरे पास बैठकर बातें करते हो और ना ही मुझे कहीं बाहर लेकर जाते हो। मेरे पति कहने लगे कि तुम्हें जो भी लगता है वो तुम्हारी गलतफहमी है। अब मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ तो तुम्हें कहीं ले जाने का और तुमसे बात करने का मेरे पास समय नहीं है। ये कहकर वो कमरे से निकल गए थे। मुझे अपनी देवरानी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मेरे पति पहले ऐसे नहीं थे। ना जाने क्यों मेरी देवरानी मेरा घर खराब करने पर तुली हुई थी। मेरा तो उससे बात करने का भी मन नहीं करता था। जब से मैंने अपने पति को उसके कमरे में जाते हुए देखा था, तभी से वो मुझे बुरी लगने लगी थी। हम लोग दोपहर का खाना खाने जा रहे थे जब मेरी देवरानी कमरे में मौजूद थी और मेरी सास ने मुझे उसे कमरे से बुलाने के लिए भेजा था। जब मैं उसके कमरे में गई तो मेरे कदम दरवाजे पर ही रुक गए थे, क्योंकि मेरी देवरानी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और वो कह रही थी कि बस एक बार पैसे मेरे हाथ में आ जाएं, उसके बाद तो मैं प्रकाश और चिराग दोनों को ही मज़ा चखा दूंगी और ख़ुद फरार हो जाऊंगी। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही थी, उसका ऐसा कहने का क्या मतलब था। अब तो मैं साफ साफ समझ गई थी कि उसने मेरे पति को किसी चक्कर में फंसाया हुआ है, मगर वो उन दोनों को कैसा मज़ा चखाने की बात कर रही थी। अब तो मुझे कोई ना कोई एक्शन लेना ही था। मैं भूमि की तरफ से बहुत परेशान रहने लगी थी। उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। घर वालों को मैं उसकी हरकतों के बारे में किस तरह से बताती। अभी तो मुझे उसकी पूरी प्लानिंग और उसकी नीयत के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे पति और ये भूमि ना जाने क्या कर रहे थे।
भूमि को मैं कुछ और बातें करते हुए सुन रही थी, जबकि मैंने चिराग को कुछ और बातें करते हुए सुना था। मगर सोचने वाली बात ये थी कि प्रकाश अभी तक घर वापस नहीं आया था, जबकि वो तो काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए घर से बाहर गया था। अब की बार उसे काफ़ी दिन हो गए थे। हम लोग भी उसके लिए परेशान हो रहे थे। मम्मी ने बताया था कि वो उनकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा, कल से उसे कॉल कर रही है, मगर उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। प्रकाश के दोस्तों से भी उसके बारे में पूछ लिया गया, मगर किसी को कुछ नहीं पता था। हमारे घर में इस बात से हंगामा हो गया था। भूमि का रो रो कर बुरा हाल हो गया था कि न जाने प्रकाश कहाँ चला गया था। मेरे ससुर तो बहुत परेशान हो रहे थे, जबकि मेरे पति भी घर आ गए थे। सब लोग बस यही जानना चाहते थे कि आखिर प्रकाश घर पर क्यों नहीं आया और उसका फ़ोन नंबर क्यों नहीं लग रहा। सुबह से लेकर रात तक हम लोग बहुत परेशान रहे थे, क्योंकि जिस दिन प्रकाश को आना था उस दिन वो नहीं आया था और भूमि ने रोना शुरू कर दिया था। उसके रोने से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ जानती है और सिर्फ नाटक कर रही है, मगर मुझे कुछ भी करके सच्चाई का पता लगाना था। मैंने अपने पति और भूमि पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। मेरे ससुर ने वहाँ भी फ़ोन कर लिया था जहाँ पर मेरा देवर गया हुआ था। उन लोगों का कहना था कि प्रकाश वहाँ से सही टाइमिंग पर निकल गया था। वो यहाँ क्यों नहीं पहुँचा, ये बात वो लोग नहीं जानते। मेरे ससुर चाहते थे कि वो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करें, मगर मेरे पति ने उन्हें रोक दिया था कि अभी हमें पुलिस को इस मामले में नहीं डालना चाहिए, अभी हमें 2-3 दिन और इंतज़ार कर लेना चाहिए। मगर अगला दिन निकला तो मेरे ससुर जी के नंबर पर एक नए नंबर से कॉल आई थी। मेरे ससुर जी ने जैसे ही उस कॉल को अटेंड किया तो कॉल पर बोलने वाले इंसान का कहना था कि प्रकाश उसके कब्जे में है और तुम लोगों को अपना बेटा अगर सही सलामत चाहिए तो मुझे 50 लाख रुपए देने होंगे। ये बात सुनकर तो हम सब लोगों के होश उड़ गए थे। मेरी सास का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मेरी सास का कहना था कि घर में जितने भी जेवर रुपया पैसा रखा हुआ है सब देकर मेरे बेटे को छुड़ा लाओ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मेरे पति ने भी मेरे ससुर से यही कहा था कि हमें होशियारी दिखाने से बेहतर है कि पैसों का इंतजाम करके उस किडनैपर को दे देने चाहिए, कहीं वो मेरे भाई को कुछ कर न दे। इस बात से हम सब लोग बहुत डर गए थे। मैंने देखा था कि इस दौरान मेरे पति और भूमि आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ इशारा कर रहे थे। किडनैपर ने मेरे ससुर को कॉल करके एक एड्रेस बताया था और कहा था कि पैसे बैग में करके वहां पर छोड़ देना और पुलिस को लाने की होशियारी मत दिखाना। अगर तुम्हारे साथ पुलिस आई तो तुम्हारे बेटे को जान से मार दिया जाएगा। मगर मैं हैरान इस बात पर थी कि अगर ये प्लानिंग इन दोनों ने मिलकर की थी तो फिर ये दोनों तो मेरी आंखों के सामने मौजूद थे। कॉल पर बात कौन कर रहा था, और अगर यही दोनों सब कुछ कर रहे थे तो ये लोग ये सब क्यों कर रहे थे। भूमि की तो मेरे देवर के साथ लव मैरिज हुई थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये गुत्थी तो सुलझने के बजाय और ज़्यादा उलझती जा रही थी। अब सच क्या है ये जानने का समय आ गया था। मैंने भी अपने ससुर जी को बढ़ावा दिया था कि उन्हें पैसों का ही बंदोबस्त करना चाहिए और जैसा किडनैपर कह रहा है वैसा ही करना चाहिए। मेरे ससुर जी के लिए बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया था और जो एड्रेस किडनैपर ने बताया था वो इस एड्रेस पर पैसे रखने के लिए चले गए थे। घर में सब लोग ये सोच रहे थे कि आखिर हमारी दुश्मनी किससे हो सकती है, कौन ये काम कर सकता है। भले ही मेरे सास ससुर और मेरे पति इस बात से अनजान थे, मगर घर में क्या हो रहा था ये बात मैं अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए मैंने भी एक जाल बिछाया था। इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मेरी कड़ी नज़र मेरे पति और देवरानी पर थी, जबकि मैं अपने देवर की सलामती की प्रार्थनाएं कर रही थी। मेरे ससुर जी ने सारे पैसे एक बैग में डाल लिए और जब वो उस बैग को किडनैपर के बताए हुए एड्रेस पर छोड़ आए थे और फिर वहाँ से वो खामोशी से घर आ गए थे। किडनैपर्स ने उनसे कहा था कि पैसे देने के अगले ही दिन तुम्हारा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाएगा। वो हमारे घर आता या नहीं ये तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि अब सारी सच्चाई खुलकर आने वाली है। कौन दोषी है कौन निर्दोष है सब जल्दी ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने काम ही कुछ ऐसा किया था। मेरे ससुर घर आ चुके थे। हम सब लोग अफसोस में बैठे हुए थे। मेरे ससुर जी को घर आए हुए लगभग 1 घंटा गुजर गया था जब मेरे मोबाइल पर कॉल आई। इस कॉल का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। ये कॉल कहीं और से नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन से आई थी। मैं फ़ौरन ही अपने सास ससुर को पुलिस स्टेशन लेकर चली गई और वहाँ पर हम लोग जैसे ही पहुँचे तो सामने का नज़ारा देखकर हम सब की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि पुलिस ने जिन अपराधियों को पकड़ा था वो अपराधी कोई और नहीं
बल्कि मेरी देवरानी भूमि और मेरे पति चिराग थे, क्योंकि जिस समय मेरे ससुर जी किडनैपर को पैसे देने के लिए गए थे उस समय भूमि और मेरे पति घर में मौजूद नहीं थे। वो दोनों मेरे ससुर जी के वहां जाने के बाद घर के पीछे के दरवाजे से अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। मेरी सास और घर के पास ही सब लोग रोने धोने में लग रहे थे, इसलिए किसी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि वो दोनों उस समय घर से गायब हैं और इन लोगों ने ही मेरे देवर का किडनैप किया था। पुलिस के सामने उन लोगों ने हमें सारी सच्चाई बता दी थी। दरअसल मुझे मेरे देवर के गायब होने पर अपनी देवरानी और अपने पति पर शक था, क्योंकि जब से मैंने उन दोनों को फोन पर एक जैसी ही बातें करते हुए सुना था तब से मुझे किसी बड़ी गड़बड़ी का एहसास हो गया था। और जब मेरा देवर गायब हुआ तो इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि इस काम में ज़रूर ये दोनों शामिल हैं। मेरे ससुर जब पैसों का इंतज़ाम कर रहे थे और उन्होंने वो सारे पैसे बैग में भर लिए थे, तब मैंने एक मोबाइल खामोशी से इस पैसों से भरे बैग के अंदर डाल दिया था, ताकि ये मोबाइल बैग के साथ किडनैपर के पास पहुंचे और पुलिस वाले इसे आसानी से ट्रैक कर सकें। जब ये बैग सही अपराधियों के पास पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें किडनैप कर लिया और पुलिस को मैं पहले ही कॉल करके अपने घर में होने वाले पूरे इस वाक़ये की खबर सुना चुकी थी। इसीलिए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मेरे पति और देवरानी को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि वो दोनों मेरे ससुर जी के जाने के बाद पैसों से भरे बैग को अपने हाथों में ले चुके थे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इन दोनों ने ऐसा क्यों किया। आपको याद होगा कि शुरू की कहानी में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। दरअसल पिछले 6 महीने से मेरे पति का अफेयर भूमि नाम की लड़की के साथ चल रहा था। मेरे पति इस बात से बहुत परेशान रहते थे कि उनके पापा उन्हें घर में कोई अहमियत नहीं देते। उन्होंने अपने छोटे बेटे को बिजनेस करवा दिया, जबकि बड़े बेटे को अभी भी नौकर बनाकर रखा हुआ है। जब मेरे पति ने भूमि को अपनी परेशानी के बारे में बताया तो भूमि ने कहा कि वो उनका साथ देगी, वो प्रकाश से उसका बिजनेस चिराग को दिलवाने में उनकी मदद करेगी। मेरे पति इस लड़की के अफेयर में थे और इससे चुपके चुपके मुलाकातें भी करते थे। ये लड़की बहुत शातिर थी। ये एक ऐसी लड़की थी जो लड़कों को दौलत के लिए अपने प्यार के जाल में फंसाती थी। इसे फ़ायदा तो मेरे देवर से ही था, मगर इसने मोहरा मेरे पति को बनाया था। पहले इसने मेरे पति को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके दिलो दिमाग में इस बात का लालच भर दिया कि वो अपने भाई से गद्दारी करे और इस तरह सारे पैसे उसके हो जाएंगे, मगर इसके लिए उसे उसकी पत्नी बनना होगा। मेरे देवर का रिश्ता लग चुका था। वो अपनी होने वाली पत्नी से मोहब्बत करने लगा था, लेकिन भूमि ने एक आम सी लड़की बनकर प्रकाश पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए और इस तरह प्रकाश को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। वो उसका इतना दीवाना हो चुका था कि उसने घर वालों के खिलाफ जाकर भूमि से शादी कर ली और जब भूमि घर में आई तो उसने अपने अच्छे बिहेवियर से सब लोगों का दिल जीत लिया। और उसके बाद जब प्रकाश काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे देवर को किडनैप करवा लिया। इधर ये लोग प्रकाश के पीछे आपस में मुलाकात किया करते थे, क्योंकि चिराग और भूमि एक जैसी ही प्लानिंग कर रहे थे, मगर वो लोग ये नहीं जानते थे कि मैं धीरे धीरे उनकी चालाकी को समझ रही थी और उन दोनों को फ़ोन पर बातें करते हुए भी सुन चुकी थी। उन किडनैपर्स ने उसको किडनैप कर लिया, मगर प्रकाश को पता चल गया कि उसको किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उसका बड़ा भाई है। भूमि ने ज़बरदस्ती प्रकाश से उसके बिजनेस पेपर्स पर साइन लिए ताकि वो सारा बिजनेस चिराग का हो सके, लेकिन अभी उन दोनों के मन का लालच ख़त्म नहीं हुआ था। उन दोनों ने एक और प्लानिंग की। अब वो लोग जान चुके थे कि प्रकाश उन दोनों की सारी सच्चाई जान चुका है, इसलिए वो प्रकाश को जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने साथी से मेरे ससुर को कॉल करवाकर कहा था कि उनका बेटा उनके पास किडनैप है और उन्हें पैसों की ज़रूरत है। इस तरह मेरे ससुर जब उसे पैसे देने के लिए गए तो मैंने उसमें मोबाइल डाल दिया था और मोबाइल के ज़रिए पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया। भूमि बहुत शातिर लड़की थी। वो इधर मेरे पति को अपने प्यार के जाल में फंसाए हुए थी, उधर उसने मेरे पति के दिल में भी उसके भाई के खिलाफ लालच भर दिया था। वो लोग ये चाहते थे कि वो दोनों ये सारे पैसे लेने के बाद अपने पास ढेर सारी सेविंग्स कर लेंगे। जब उनके हाथ में पैसे आ जाएंगे तो वो प्रकाश को जान से मार देंगे और उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा देंगे। इसके बाद किसी को प्रकाश के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा और घर में भी वो दोनों अपनी बातों से सब कुछ संभाल लेंगे। मगर मैंने अपनी बहादुरी से उन दोनों को पकड़वा लिया था, क्योंकि घर में वो लोग जो कह रहे थे उसके बारे में मुझे खबर हो गई थी। मैं समझ गई थी कि उस दिन छत पर मेरे पति के साथ भूमि मौजूद थी और मेरे पति रात के समय उससे मिलने क्यों जाया करते थे। मेरे पति और भूमि ने सच्चाई को पुलिस के सामने नहीं बल्कि सब लोगों के सामने एक्सेप्ट कर लिया था।
भूमि का कहना था कि वो इसी तरह से लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर पैसे लूटती है। उसने कहा था कि वो प्रकाश को मारने के बाद चिराग के ऊपर उसकी मौत का इल्ज़ाम लगाकर चिराग को फंसाने वाली थी और खुद ये सारा पैसा लेकर फरार हो जाने वाली थी। बिजनेस से उसे कोई मतलब नहीं था। बिजनेस वाला काम उसने सिर्फ और सिर्फ चिराग के कहने पर किया था ताकि चिराग के दिल में भूमि के लिए भरोसा बना रहे। मगर वो किडनैपिंग के पैसे लेकर अपने साथियों के साथ फरार हो जाना चाहती थी और इधर वो मेरे पति को भी धोखा देना चाहती थी। मेरे पति, जो कि अब पुलिस के पास थे, उन लोगों ने बता दिया था कि उन्होंने प्रकाश को कहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। हमारे ही शहर में एक छोटा सा फ्लैट था जहाँ पर उन दोनों ने प्रकाश को कैद करके रखा हुआ था। प्रकाश बहुत गंभीर हालत में वहाँ से मिला था। भूमि के साथ जितने भी साथी थे उन सबको भी अरेस्ट कर लिया गया था और उन सब ने भी अपने अपने बयान दे दिए थे। प्रकाश को अस्पताल में एडमिट कराया गया था क्योंकि पेपर्स पर साइन करने के बाद प्रकाश के साथ मारपीट की गई थी। होश में आने के बाद प्रकाश ने सारी बात बता दी थी और इस तरह मेरे पति और मेरी देवरानी को जेल हो गई थी। मेरे सास ससुर ने मुझे बहुत प्यार किया और उन्होंने कहा कि आज तुम्हारी वजह से प्रकाश की जान बच चुकी है, जबकि उन्होंने अपने बेटे को बुरा भला कहा था जिसने अपने ही छोटे भाई के साथ ऐसा किया। प्रकाश तो बच गया था मगर मेरा सुहाग जेल की सलाखों के पीछे चला गया था। मैं क्या करती, एक ऐसा इंसान जो दूसरी औरत की मोहब्बत में पड़ गया था, यहाँ तक कि उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। लालच की आड़ में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज वो ये सब कुछ कर रहा था, कल को कुछ और भी कर सकता था, इसलिए उसे रोकना बहुत ज़रूरी था। मेरे पति ने मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगी थी मगर मैंने अपने पति को माफ़ नहीं किया क्योंकि वो मेरे साथ भी बेवफाई कर रहा था। मैंने कभी उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, कभी भी उसे किसी बात के लिए रोका टोका नहीं, मगर उसने मेरी वफा का अच्छा सिला नहीं दिया। उसे ये सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए थी। उधर मेरे देवर को भी बहुत अफसोस था कि उसने एक शरीफ लड़की को ठुकराकर भूमि जैसी लड़की से अपने माता पिता के खिलाफ जाकर शादी की थी। शायद इसीलिए उसके साथ ये सब कुछ हुआ। फिलहाल जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हम दोनों का घर उजड़ चुका था, शायद ये अच्छे के लिए ही हुआ था। आप लोग मुझे बताइए कि मैंने अपने पति के साथ ठीक किया या नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।